अल्लाह, ईश्वर, गॉड, भगवान, खुदा, रब, गॉड, मालिक को जिस भी ज़बान में, जिस भी लैंग्वेज में हम पुकारें वही अजीम है। और नाजरीन, आज आज आपके साथ अ, मैं ये एक स्पेशल प्रोग्राम कर रहा हूँ। ये बातचीत जो हम हर संडे को 8 बजे रात करते हैं, बातचीत प्रोग्राम, वो उसका हिस्सा जो आप शार्प आई न्यूज़, SHARPEYENEWS, शार्प आई न्यूज़ ID यूट्यूब की है, उस पर आप देखते हैं, या फेसबुक पे एडिटर शार्प आई की आईडी है, या ट्विटर पे एडिटर शार्प आई की आईडी है। तो वो आईडीज़ तो बहुत सारी थी, बहुत लाखों फॉलोअर्स, मेरा ख्याल 20-25 मेरी ये अपना GHQ ने, PTA ने मिलजुल के उड़वाई, डिलीट करवाई। मेरी तमाम वेबसाइट्स, कंपनीज़ की, पर्सनल न्यूज़ एजेंसीज़ की, मीडिया ग्रुप्स की, वो सारी ब्लॉक करवाई। ये 18-20 साल से मुसलसल जो जहाद इस दहशत गर्द रियासत के ख़िलाफ़ मेरा जारी है, उसमें ये भी कि मुझे सोशल मीडिया भी यूज़ नहीं करने दे रहे। और ज़रा आप देखते हैं कोई फॉलोअर बढ़ गए हैं किसी पेज पे, तो साथ ही उसको लिख लिखा के उधर कंपनीज़ को जी वायलेशन फलानी हो गई, फलानी हो गई है, तो ये ख़त्म करवा देते हैं मेरा पेज भी। मैंने पिछली ये 9th किस्त जो आप ऐप बातचीत की है, उसमें मैंने बताया ना कि देखिए अमेरिका कितनी अजीम कौम है कि वो सोशल मीडिया जैसी इजादात करके तो वो चाहती है कि किसी जंगल में बैठा शख्स भी अपने साथ होने वाली कोई बात या अपनी कोई मसला या प्रॉब्लम जो है वो कोने कोने तक पहुँचा सके। तो हमारी जराइम पेशा इस्टेब्लिशमेंट, फ़ौज और ब्यूरोक्रेसी और अदलिया कहती है ये फैसिलिटी भी क्यों आप इस्तेमाल करके तो अपना अपनी अपनी साथ होने वाली ज़्यादती और दहशतगर्दी को क्यों हाईलाइट करें। या ये इस्टेब्लिशमेंट कहती है हमारी करप्शन क्यों आप इसके ज़रिए करें। बहरहाल ये बातें तो हो गई 9th एपिसोड में, अगली बातें होंगी 10th एपिसोड में, जो गालबन आखिरी दिन इस साल के 20-23 के आखिरी दिन आएगी। आज गालबन 29 दिसंबर है, तो 31 दिसंबर को शायद संडे है। अच्छा आज क्या है दिन, 27 है या 29 है, नहीं आज 26-7 है, 27 दिसंबर है। तो 31 को वो जब आएगी तो मैं उसमें कुछ बातें करूँगा और भी। आज मैं सिर्फ लाइट सा एक प्रोग्राम आपके साथ अपनी बुक के ऊपर करने लगा हूँ। ये मेरी बुक है, ये सहाफ़त से शायरी तक, सहाफ़त से शायरी तक। ठीक है, ये इसका बैक टाइटल है, ये ये बैक टाइटल है। ये जो बुक की बुनियाद ऐसे बनी, आई वॉज नॉट अ पोएट, मैं तो सीधा साधा जर्नलिस्ट हूँ, और मैं वाहद शायद ऐसा जर्नलिस्ट हूँ, और भी होंगे जो जस्ट 18-19 साल की उम्र में आफ्टर पासिंग द BSc, तो वो बाकायदा बतौर एक मालिक, बतौर एक चीफ एडिटर और बतौर एक वर्किंग जर्नलिस्ट, बतौर एक मीडिया ग्रुप के मालिक सहाफ़त में एंट्री की, और मेन काम हमेशा यही रखा। मेरा प्रोफेशन ये सहाफ़त ही है। ये जो डॉक्टर है, ये मैंने सहाफ़त करते 5 साल हो चुके थे, 6 साल हो चुके थे शायद। 95 में इस्लामाबाद में मेडिकल कॉलेज में, मैं जिन दिनों मैं न्यूज़पेपर में एक एक्सपीरियंस के लिए एंटर हुआ था, क्योंकि अपना ग्रुप ज़रा नुकसान में जा रहा था, तो मैं कहा एक डेली न्यूज़पेपर में एक्सपीरियंस करें साथ थोड़ी दिनों के लिए। तो वहाँ 4 साल जो मेडिकल कॉलेज में लगा के एक इल्म हासिल किया, उसका भी फ़ायदा मैंने कौम को फ्री दिया, फ्री क्लिनिक की शक्ल में, लाखों की अद्वियात फ्री तक बांट के। बल्कि जब मैं फिर फ्री शुगर टेस्ट, फ्री ब्लड प्रेशर और ये वो छोटे मोटे जो टेस्ट मैं अपने उस फ्री क्लिनिक में कर सकता था, फिर मैंने सोचा कि मुझे लिखने पड़ते हैं अल्ट्रासाउंड, तो इसका भी मैं बाकायदा कोर्स कर लूँ। फिर मैंने गवर्नमेंट डायग्नोस्टिक सेंटर में, बल्कि उसके MS गवर्नमेंट का, चूँकि हॉस्पिटल उसके MS जो थे 19-20 ग्रेड के, या उन ने बड़ी शफकत की। 1 साल पूरा मुझे उन्होंने अपने हाथ से सारा बल्कि प्रैक्टिस करवाई। बल्कि मैं 2 महीने बाद इस पोजीशन में हो गया था कि अल्ट्रासाउंड जितने भी आती थी वो बैठे रहते थे डॉक्टर्स जो थे हॉस्पिटल के, गवर्नमेंट के हॉस्पिटल डायग्नोस्टिक के, तो मुझे कहते थे आप करें, और मैं बड़ी एक्सपर्टनेस के साथ मैं उसको पिक कर गया। मेरा मकसद था कि मैं
अपने क्लिनिक पे लोगों को फ्री अल्ट्रासाउंड भी मैं फ्री फैसिलिटी दे दूँ। लेकिन वो फिर जब रियासती दहशतगर्दी इतनी बड़ी फ़ौज ISI पुलिस एजेंसियाँ मुझे किडनैप करने पहुँच गई, उन्होंने कहा हम तो तुझे कुछ भी नहीं करने देंगे, चाहे फलाई काम ही क्यों ना हो, सहाफ़त तो दूर की बात है, ज़ाती कारोबार तो दूर की बात है। तो मुझे बंद कर दिया, हाउस अरेस्ट कर दिया। एक अपनी कोठी के एक कमरे में मैं 4 साल बंद रहा। आपको पता ही है सारी बात का। जब मैंने 7 अगस्त 2019 को खबर लगाई कि जारी की हमारी न्यूज़ एजेंसी ने कि कश्मीर भी अब जर्नैलों ने फ़रोख्त कर दिया, और साबित भी हो गया। मेरी खबर के ही अगले दिन मौलाना फजलुर रहमान, उससे अगले दिन बिलावल, उससे अगले दिन मरियम और बहुत सारे लीडरों ने यही खबर रिप्रोड्यूस की। ठीक है, उनको उन्होंने कहा आप चुप कर जाए, हम इमरान से हुकूमत छीन के आपको दे देंगे, इस बात को हाईलाइट ना करें। ठीक है, और जनरल फैज़ और जनरल कमर बाजवा ने जाके अमेरिका बैठ के जो डील की थी मोदी के साथ, और जो अरबों डॉलर उन्होंने वहाँ से जो लिए, बाकी सारे जर्नैलों को और कमांडरों को जो हिस्सा लेके दिया, तो मेरे ये इंकशाफ करने पे मुझे तो बंद कर दिया, मुझे मजीद तबाह कर दिया। और जो ताकतवर थे उनसे डील करके गवर्नमेंट दे दी कि तुम रल के गवर्नमेंट ला लो, खाओ पियो, केस सारे खत्म कर देंगे, पर ये वाली खबर को हाईलाइट ना करो। उसके बाद किसी ने इस खबर का नाम नहीं लिया, बल्कि थोड़ा गोल करना शुरू कर दिया, अपने बयानों को रिवर्स करना शुरू कर दिया। इतनी दाढ़ी रख के फजलुर रहमान ने और बाकियों को बस छोड़ दे। मजहबी तो खैर ना क्या कहूँ, बड़े झूठे और मुनाफिक साबित हुए। तो ये जो बुक है ये इस वक्त ये है जी 181 पेजेस पर है। तो ये मैं फिर ड्यूरिंग हाउस अरेस्ट जो है वो 19 में बंद हुआ, तो 20 में मेरे ऊपर कुछ, हालांकि मेरा शायरी से किसी किस्म का कोई शौक तक नहीं रहा। जब ये मैट्रिक FA वगैरह, मैट्रिक और इंटर वगैरह में या 8th में वो जो हुआ करती थी पोएम्स, तो मुझे शेर ही नहीं समझ आते थे, और मैं वो टेस्ट पेपर ला के और वो उसकी नसर को रटा वटा मार के पेपर दे लिया करता था। तो मैं अपना, लेकिन ये पता नहीं अंदर बाद में कुछ शेर आने शुरू हुए। मैं नहीं कहता कि बड़े अच्छे होंगे, ये बस जैसे भी क्रिएटर ने दिमाग में डाले वैसे वैसे लिखते गए। बल्कि यहाँ मैंने ना, जहाँ मेरी पोइम्स ख़त्म होती हैं वहाँ एक चैप्टर दिया है छोटा सा, उसका था कुछ मुंतखब शायरों के अशार। उसमें मैंने एक छोटा सा पहला पैरा जो लिखा है, शायरों की मुंतखब नज़में और अशार, वो मैं एक छोटा सा पैरा पढ़ता हूँ आपको। इस जो बात मैं कह रहा हूँ, मुझे शायरी से कितना शौक़ था। तो उसमें लिखा, कारीन मैं डॉक्टर मियाँ मोहम्मद अज़हर अमीन गॉडिस्ट, आखिर में आपसे गुफ्तगू का आगाज़ इस शेर से करूँगा। मैं शायर तो ना था, लेकिन मुझको न जाने कैसे शायरी आ गई। मुझे कभी भी शायरी पढ़ने या सुनने तक का शौक़ ना रहा, और ना ही कोई भी शेर कभी लफ्ज़ ब लफ्ज़ याद रहा, बल्कि मेरी अशआर के बारे में ये हालत थी कि अगर किसी ने कोई भी शेर जैसे भी पढ़ा तो मुझे दुरुस्ती लगता। इसकी एक दिलचस्प मिसाल देता हूँ कि दौरे तालिब इल्म की बात है कि यूनिवर्सिटी में किसी दोस्त ने ये शेर पढ़ा, किसी ने ये शेर पढ़ा जिसे मैं कई साल तक गालिब का मज़ाहिया शेर समझता रहा और कई जगह सुना भी दिया। वो शेर ऐसे मुझे उसने सुनाया, कुछ दोस्तों में बैठे, भैंस की दुम बेसबाब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। कई साल बाद किसी जगह असल शेर पढ़ा, बेखुदी बेसबाब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। जब ये असल शेर सामने आया तो अपने यूनिवर्सिटी फेलो को, दोस्त को दिल दिल में बहुत गालियां दी कि खबीस ने जाने कहाँ कहाँ बेइज्जत करा दिया। जहाँ जहाँ मैंने बड़े मज़े से ये शेर असदुल्लाह गालिब के खाते में डालकर पढ़ता रहा मैं। अच्छा, फिर मुझे याद आया कि मैंने जहाँ भी ये शेर पढ़ा वहाँ सब ने कहा कि वाह वाह क्या बात है गालिब की। ये सोचकर मुझे ख्याल आया कि कोई फ़िक्र की बात नहीं, कहीं भी बेइज्जती नहीं हुई, क्योंकि जहाँ भी पढ़ा वहाँ सब अपने जैसे ही खलीफे थे। तो आगे मैंने फिर कुछ शायरों की अशआर रिप्रोड्यूस की हैं, वो भी आप, अगर ये बुक आपको मैं अभी एड्रेस दूंगा, फ्री अवेलेबल कर दिया है मैंने, ऑनलाइन काफ़ी देर से फ्री अवेलेबल कर दी हुई है। तो इसका जो है पेज नंबर 1 कुछ ऐसे है, पेज नंबर 2 ऐसे है, पेज 3 मरहूम शहीद सहाफ़त नाज़िम अमीन शहीद के नाम पे किया इंतसाब, जो पुलिस और आर्मी और ISI और ख़ासकर पुलिस अफसरान के टार्चर से जो साइकोसिस हुआ और जिसकी डेथ की वजह वो बने वो पुलिस अफसर, तो अब भी जिसके खिलाफ चीफ जस्टिस ने भी लिखा कि इसने अज़हर अमीन को फंसाने के लिए जालसाजी या फ्रॉड की, पुलिस रिकॉर्ड में इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया, और उसे कोई अरेस्ट नहीं कर रहा, मेरी तरफ से पर्चा दर्ज है।
कोई थानेदार एक दो अरेस्ट हुए थे, पर वो एसपी साहिबान जो अब डीआईजी, एडिशनल आईजी, सीसीपीओ और आईजी तक पहुंच गए हैं और मिलकर मुझे तबाह बर्बाद मुसलसल कर रहे हैं। ठीक है ना, मुजरिम को कुर्सियों पे बैठे रहना दिया जाता है, बड़ी खतरनाक बात है, बड़ी खतरनाक बात है। जब ताकतवर सरकारी नौकर के खिलाफ एलिगेशन लगे करप्शन का, है चौकीदार पे चोरी का एलिगेशन लगे, फौरी मुअत्तल करके ओएसडी नहीं, मुअत्तल करके इंक्वायरी होनी चाहिए फौरी, और इनके फैसले भी, चाहे कोर्ट हो चाहे इंक्वायरी टीम हो, विद इन 1 मंथ कंक्लूड हो जाने चाहिए। इनको कहा जाता है मुदईनु मार छड़ो, तबाह कर दो। सानिया साहिवाल पता ना आपको, मेरे जैसे ताकतवर बंदे को भी इन्होंने, एक सहाफी को इन्होंने तबाह कर रहे हैं और मुसलसल इतनी लंबी सीरीज खेल रहे हैं। तो बहरहाल चले, खैर वो बातें तो फिर हो गई पिछली किस्त में बातचीत की। 9th एपिसोड में, अगली होंगी 10th एपिसोड में। ये स्पेशल प्रोग्राम बुक पे है तो इसी पे रहते हैं। तो ये फहरिस्त मज़ामीन देखिए, आगे जो पेजेस हैं, ये फहरिस्त मज़ामीन, ये यहाँ पेज 7 और 8 पे ये फहरिस्त मज़ामीन ख़त्म होते हैं। उसके बाद पहला पेज नंबर 7 पे ख़त्म हुआ था, 8 पे पब्लिशिंग हाउस की तरफ से कुछ मुसन्नफ़ और किताब के बारे में। जैसे पब्लिशिंग हाउस, किताब छापने वाले जो पब्लिशिंग हाउस होते हैं, वो मुसन्नफ़ के बारे में कुछ बातें लिखते हैं। तो ये आपको दिखा दी, बल्कि ये पूरा ही दिखा देते हैं, 2-3 पेज हैं कुछ मुसन्नफ़ के बारे में। यहाँ पे ये मुसन्नफ़ के बारे में अदारे की तरफ से ये ख़त्म होता है, जो इंट्रोडक्शन है किताब का और मेरा दिया उन्होंने। और फिर पहली जो मेरी है पोइम, वो है हमद। हमद मैं पढ़ता हूँ। जो कुछ लिखा है कातिबे तकदीर ने, अगर बदल जाए तो अल्लाह झूठ। सब बंधे हैं लोहे महफूज की तहरीर से, सब बेबस हैं अल्लाह की लिखी तकदीर से। अली को भी हुई मालूम ये हकीकत, जब टूटे उसके मजबूत इरादे। मोहम्मद भी बेबस थे और रोते आ खुदा, है मेरी तबलीग बेअसर नहीं कोई होता मुसलमान। जवाब आया है मोहम्मद, है तेरा ज़िम्मा महज पैगाम। बदलेगा वही होगा लिखा जिसके मुकद्दर में। अल्लाह, ईश्वर, भगवान, गॉड सब हैं नाम उसी के। यहूदी, मुस्लिम, काफर, सिख, ईसाई सब हैं काम उसी के। अच्छा, इसमें ये जो है ना, मैंने कहा कि अली भी को भी हुई मालूम ये हकीकत, जब टूटे उसके मजबूत इरादे। मोहम्मद भी बेबस थे और रोते आ खुदा, है मेरी तबलीग बेअसर नहीं कोई होता मुसलमान। ये मैंने उनके लिए, जो ये कहते हैं ना, ये बाबे बन के बैठे हैं पीर वीर, और झूठे मौजे सुनाते हैं नबियों के भी, और सारे जोली बेचारे भूखे मरते रहे, मारें पड़ती रही, खूनो खून होते रहे, कत्ल होते रहे, उनकी आल यानी औलाद तबाह बर्बाद होती रही। बाबे आते उन्होंने ना लैके कारोबार कर रहे थे कि हम अल्लाह से अब डायरेक्ट है, उनकी ताकतें हमारे पास मौजूद है। ये मौजे सुनाने का मकसद ये है कि बाबा कहता है मैं भी फिर वही हाँ, मकसद ये है सारा। ये फ्राडिये मजहबी जो लोग हैं उनके लिए मैंने कहा कि अली बेबस, मोहम्मद बेबस, ठीक। तो ऐसी ताकतें बेबस, और वो तस्लीम कर रहे हैं हम बेबस, ठीक, तकदीर की लिखी के आगे। तो ए बदलन टुरे इन्हें, तो मैं उस मानो में कह रहा हूं, है कोई मोहम्मद बढ़कर मोहम्मद व अली से। ये कहते हैं हम मोहम्मद और अली से बढ़कर मोमन है जो बदल दे अपनी निगाह से तकदीरें, जो फ्राडिये है। तो ये इस माना में ये हमद मैंने ये। अच्छा, अब नेक्स्ट थी मेरी पोइम, कश्मीर हम शर्मिंदा है। सोचता था दिन रात जो लिखी जा रही है लहू से तकदीर, होगा जरूर हर सूरत अब पाकिस्तान का नसीब कश्मीर। लगाते थे नारे दिन रात इस कौम के सपूत,
है शह रग हमारी बनकर रहेगा कश्मीर पाकिस्तान। शर्मिंदा है कश्मीर हम शर्मिंदा हैं। समझते थे एक रोज बदलेगी तकदीर है कश्मीर, धोखा खा गए चौकीदार को समझकर वफादार है कश्मीर। समझते थे जिन्हें हम शमा वफा के परवाने दीवाने, निकले गद्दार और मीर जाफर मीर सादक को भी छोड़ दिया पीछे। समझते थे जिन्हें हम शमा वफा के परवाने दीवाने, निकले गद्दार और मीर जाफर मीर सादक को भी छोड़ दिया पीछे। शर्मिंदा हैं ए कश्मीर हम शर्मिंदा हैं, मेरे वतन के गरीब अमीर माएँ बहनें बेटियां। मेरे वतन के गरीब अमीर माएँ बहनें बेटियां कर देती थीं फिदा अपने माल व जेवर और पूत तक, लुटा देती सब कुछ जब गुजरते सड़क से ट्रक। देखा 72 साल एक ही ख्वाब, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। जालिम मुहाफिज बेच दिया कश्मीर, अब ये ना कभी बनेगा पाकिस्तान। टूट गई हर उम्मीद अब अपने मुहाफिजों से है कश्मीर, करते थे जो बर्दाश्त ये सोच कर उनकी लूट मार। करते थे जो बर्दाश्त ये सोच कर उनकी लूट मार, सोच कर सह लेते गद्दारियां कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। शर्मिंदा हैं हम कश्मीर हम शर्मिंदा हैं। शर्मिंदा है कश्मीर हम शर्मिंदा हैं। अब कभी ना बनेगा ये कश्मीर हमारा पाकिस्तान है अवाम। कश्मीर नहीं बेच दिया गद्दार मुहाफिज तूने पूरा पाकिस्तान। कश्मीर नहीं बेच दिया गद्दार मुहाफिज तूने पूरा पाकिस्तान। शर्मिंदा है कश्मीर शर्मिंदा हैं बहुत हम, शर्मिंदा है कश्मीर शर्मिंदा हैं बहुत हम। अच्छा, इसमें ना बुक में चंद एक इनकलाबी सी ये नज़में हैं, बाकी गज़लें हैं और अदर पोइट्रीज़ है। तो मैं इसमें से आज इसमें सिर्फ मैं किसी वक्त कोशिश करूँगा पूरी बुक की ही पढ़ दूँ, लेकिन आज मैं चंद एक सिर्फ ये इनकलाबी तो पढ़ता हूँ। ये पेज 40 पे है। ये तो थी ना फौज के कारनामे, तो अदलिया के भी साथ थोड़े से हो जाएं। तो पेज 40 पे है या उससे पहले है? खैर यहाँ देख लेते हैं। 40 नहीं 96, पेज 96 पे है एक पोएम जिसका उन्वान है, उसी उन्वान की मुनासबत से मैं अक्सर जो अपनी पटिशन में भी लिखता हूँ, हर जगह कह भी देता हूँ, अदलिया कंजरिया। अदलिया कंजरिया। किया जो दुनिया ने सर्वे आई हकीकत सामने, हैं पाकिस्तानी मुनसिफों के आखिरी दर्जे। चीख रहे थे जो बात हम 20 साल से, हुई आश्कार ये हकीकत रिपोर्ट 2020 से। मजलूम निकले जब मांगने अदलो इंसाफ, मिले हर तरफ लुटेरे करने बाकी बर्बाद। मिले पुलिस खबीस मिले वकील इबलीस, मिले पुलिस खबीस मिले वकील इबलीस। कायम कोठों में मिले कंजरिया अदलिया, साइल और मसूल लुट गए मजलूम, लेने गए थे इंसाफ हो गए महसूल। था मजलूम का जो कुछ बचा लूट लिया निज़ामे अदल ने, जला दो सब हो जहां जुल्म इंसाफ के बदल में। था मजलूम का जो कुछ लूट लिया निज़ामे अदल ने, जला दो सब हो जहां जुल्म इंसाफ के बदल में। तो ये अदलिया की छोटी सी हिस्ट्री और फैक्ट्स मैंने दुनिया के जो इंटरनेशनल अदारे हैं उनका भी हवाला दे के दे दिया आपको। तो अब मैं नेक्स्ट एक मुंतखब करता हूँ। 52 पे नहीं, मैंने ना पेज नंबर की जगह उनकी वो लिख दी है। अच्छा, ये 118, पेज 118 पे रोक सको तो रोक लो। 118 पे मैंने ये 2019 में ही जो ये बुक लिखनी शुरू की थी, मतलब पोइम लिखनी शुरू की, जैसे माइंड में आई कागज़ पे लिख दी, फिर इसकी बुक की शक्ल बन गई। रोक सको तो रोक लो।
टकराया हूँ मैं अकेला इस घिनौने निज़ाम के ख़िलाफ़, जबर के ख़िलाफ़, जुल्म के ख़िलाफ़, लूट मार के ख़िलाफ़। टकराया हूँ फ़िरौनों और जाली निज़ाम अदल के ख़िलाफ़, गद्दार फौज के ख़िलाफ़, लुटेरी ब्यूरोक्रेसी के ख़िलाफ़। रोक सको तो रोक लो। खड़ा हूँ ज़ालिमों बनकर चट्टान तुम्हारे जुल्मों के ख़िलाफ़, कोई ना गिरा सका करके भी हर जुल्म, हर सितम, हर जुर्म मेरे साथ। सुन लो ज़ालिमों जाबरो नाजायज़ काब्ज़ो, कर दूंगा ख़त्म तुम्हारा नामो निशान। खड़ा हूँ अब तक अकेला, अंधों को ना आ सकी समझिए अल्लाह की शान। रोक सको तो रोक लो। ये मैं असल अल्लाह की बात कर रहा हूँ, मज़हब के बताए हुए अल्लाह की नहीं। वो जब भी मैं कहीं बात करता हूँ ना, फ्रॉड या एंटी अल्लाह बात करता हूँ, वो मज़हब के झूठे खुदा की बात करता हूँ। असल खुदा तो मुझे मिला तो वो गॉडिज़म किताब लिखी ना। तुम्हारी अदालतें, तुम्हारी फौज, तुम्हारी अफसरशाही और एजेंसियाँ करा दी अल्लाह ने इस गुनाहगार अकेले मामूली बंदे से फेल। ओए घनौने मुजरमों, बद किरदारों, बेइंसाफ ज़ालिमों जाबरो, हो जाओ तैयार, खड़ा है अज़र अमीन देने तुम्हें सज़ा, बनाने इबरत का निशान। रोक सको तो रोक लो। कौन सा जुर्म है जो ना किया हो तुमने करके इस्तेमाल गलत अपना इख्तियार, करके जुल्म सितम और बेइंसाफ़ी देख लिया तुमने करके हर जुर्म। ना कोई गिरा सका ना कोई खरीद सका अल्लाह के इस मामूली गुनाहगार सिपाही को। अब तक ना आई समझ तुम्हें कि अब क्या लगा होने तुम सबके साथ। रोक सको तो रोक लो। हैं अब जूते की नोक पर हों चाहे सब एजेंसियां, फौज या अदलिया, तैयार है अज़ाब इलाही दी उसने इजाज़त आज मुझे ये बताने की। ओए बेखबर ज़ालिमों हूँ मैं कौन, जल्द हो जाएगा तुम सबको मालूम है। ये फैसला खुदा गुजर गया हर वक्त इंतबाह, अब ना होगी कबूल किसी की दुआ। रोक सको तो रोक लो। नेक्स्ट इसमें मैं ऐड करता हूँ अल्लाह मोहम्मद के नाम से 125 नंबर पेज पे ये पोइम ऐड की। बल्कि इसके साथ एक कथा है अहले कलम के उन्वान से, ये भी पढ़ लेते हैं। शहरक दबा रखी है एस्टेब्लिशमेंट ने अजहर, वरना ये मजबूर अहले कलम तुम बहुत मानते थे तुझे। बिल आखिर मनवाया जाएगा बफजले खुदा जोरे कलम से, कब तक रखेंगे ये गद्दारे वतन अब कैद तुझे। तो ये एक सेकंड इसका जो है मिसरा, वरना ये मजबूर अहले कलम तो बहुत मानते थे तुझे। आपके इल्म में है कि मीडिया में जो खबरें उठाता था उसमें लिखता था मारूफ जुर्रतमंद सच्चे ईमानदार नडर बेबाक सहाफ़ी डॉक्टर मियाँ मोहम्मद अज़हर अमीन ने ये कहा, या ये इनके साथ हुआ, या इन्होंने ये एक्शन लिया, या उनके साथ ये दहशतगर्दी हुई, तो हाईलाइट हुआ करती थी न्यूज़। तो उस हवाले से मैंने कहा शहर अब दबा रखी है एस्टेब्लिशमेंट ने अज़हर, वरना ये मजबूर अहले कलम तो बहुत मानते थे तुझे। बिलाखिर मनवाया जाएगा बफजल खुदा जोरे कलम से, कब तक रखेंगे ये गद्दार वतन अब कैद तुझे। अच्छा 125 पेज पे अल्लाह मोहम्मद, सुन लो समझ लो ना खुदा किसी की जागीर है, सुन लो समझ लो ना मोहम्मद किसी की मलकियत है। जेड़े मजहबी जमाता धंधा करते हैं ना, ये धंधे मोहम्मद के जाली वारिस बन के तो करते बिजनेस हैं। सियासत का बिजनेस शुरू कर देते हैं, बाबों का बिजनेस शुरू कर देते हैं, और उनके लिए क्या जरूरी है कि हमें कोई नंगा ना करे, हमारे मुतल्लक हमें एक्सपोज ना करे, तो वो फिर तौहीन करती, मैं तो मर्डर कर देंगा, तौहीन करती, ये सारा। अब चूंकि ISI और MI और ये GHQ ने ये बिजनेस बनाया हुआ है, आप सबको पता है तो दुनिया को कि कैसे इन्होंने मजहब का ही इस्तेमाल करके नौजवानों को बरगला के कि ताड़ी जन्नत है, तो 70 उरात है, फलानी क्या क्या, तो वो करके तो इन्होंने इनका इस्तेमाल किया। मतलब फौजी हो तुम्हें भर्ती किया, ट्रेनिंग दी लड़ने के लिए, तुसी क्या लड़ना भी ऐसी नहीं। नौजवानों को हमेशा लड़ाया इन्होंने, मजहबी तंजीम बना दी, बंदूकें हाथ में थमा दी को, हफ्ता ट्रेनिंग दे के हैं, और उनको लड़ा के उनको लाखों शहादतें नौजवानों की पिछले 30-40 साल में इन्होंने कराई हैं। तो खुद लड़ना भी नहीं, तानू सिर्फ अयाशी आस्ते हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग आस्ते, मनशियात फरोशी आस्ते, शराब फरोशी आस्ते हैं, स्मगलिंग के लिए, हर किस्म की लूट मार के लिए, ड्रग्स, कौन सा तुम हरामजदगी है जो नहीं कर रहे, मेडिसिन में जो कुछ तुम धंधे कर रहे हो, तेल की स्मगलिंग से लेके, मतलब क्या नहीं कर रहे, हर एक पे अलग अलग प्रोग्राम बनता है। अच्छा, तो ये पहला शेर था
ये पोएम का उन्वान है अल्लाह मोहम्मद। सुन लो समझ लो, ना खुदा किसी की जागीर है, सुन लो समझ लो, ना मोहम्मद किसी की मलकियत है, ना खुदा ने किसी को अपना ठेकेदार मुकर्रर किया, ना मोहम्मद के नाम पर धंधे करना नेकी है, अल्लाह और मोहम्मद के नाम पर कत्ल गारत करना अल्लाह मोहम्मद की सबसे बड़ी तौहीन है। सस्ती शोहरत, मुफ्त का माल और मैन पावर हैं ये गलीज अफराद के मजहबी धंधे। सोच है आज़ाद इंसान जो तू चाहे, अल्लाह और मोहम्मद के नाम पर कत्ल गारत करना अल्लाह मोहम्मद की सबसे बड़ी तौहीन है। हक है सबको कि सोचे समझे जाने, है कैसा चाहता और करता है क्या मालिक। हक है सबको कि सोचे समझे जाने, है कैसा चाहता और करता है क्या मालिक। अब कराने हैं बंद फौज के धंधे, करेंगे जंग अल्लाह के खास बंदे। अल्लाह और मोहम्मद के नाम पर कत्ल गारत करना अल्लाह मोहम्मद की सबसे बड़ी तौहीन है। देखें, ये जो लोग तौहीन का नाम लेके किसी को कत्ल कर देते हैं, क्या उनकी बख्शिश का कोई चांस है? और जो उन्हें सपोर्ट करते हैं और जिन्होंने आज तक किया, क्या उनकी बख्शिश का कोई चांस है? मैं नहीं समझता। थोड़ी सी अकल रखने वाला समझ सकता है। देखो ना, एक तरफ ये कहते हैं हम तो कुरान के वो होते, हम तो मोहम्मद जी वो क्या है तहफ़्ज़ कर रहे हैं तो फलाना। ओए तेरे कुरान तक कहता है एक इंसान का कत्ल सारी इंसानियत का कत्ल है। तुम कहते हो कि नहीं, हमारे कारोबार में मुदाखलत कोई करने लगा तो हम तौहीन करार देंगे, उसे कत्ल कर देंगे। अदालतों में अगर ये मामला डिस्कस हुआ तो वो तो बंदा साबित कर देगा। ये धंधे वाली बाइयां बैठी हैं, ये सारे मजहब का लिबादा ओढ़ के। और मजहब का यहाँ यूज आप देखें, अपने गिरद लोगों में देखें, जो किसी धोखा नहीं ना, वो कहता मैं बदमाश किमें बना, मैं अपने नाल चार बावां रलावा किमें, बदमाश किमें बना। वो 5 वक्त मस्जिद में जाएगा, तबलीगी जमात में जाएगा, किसी मजहबी जमात में जाएगा और वो बदमाशी करेगा। वो नेक नहीं हो जाएगा, वो आजिज नहीं हो जाएगा, वो मुनसफ नहीं हो जाएगा, वो सच्चा नहीं हो जाएगा, वो चौड़ा हो जाएगा। और पहले जो डरता डूबता था ना, वो डर निकल जाएगा। मैं बड़ा गुंडा, मैं भी बड़ा वड्डा को सच्चो लग गया, चपड़ासी लगने के काबिल लोग नहीं। और वो तो अब इन एजेंसीज में सरकारी लोगों ने और ISI ने MI ने अपने बंदे घुसाए होते हैं, जिससे ताकि इनको अट्रैक्ट करें जाहिल लोगों को कि वो जी तबलीगी जमात में फलाना अफसर भी आया था। ये बातें करेंगे हो जी हमारे साथ, नागे छांगे गंदे गलीज बद किरदार लोग, गली गली महल्ले महल्ले में रामजदगियाँ शैतानियाँ करने वाले, फिजिकल शैतान प्रैक्टिकली शैतान, बातें करेंगे साडा फलाना अफसर भी तबलीगी च आ गया, वो फलानी हमारी मजहबी जमात में वो एक कर्नल साहब भी आ गए, फलाने आ गए। ये हरामजादा कारोबार जो एजेंसीज का ही है। मुफ्त दे इन्होंने वर्कर ते जासूस थे मुखबर ते टाउट गली महल्ले में चाहिए, तो वो कारोबारों को यरगमाल बना के भी इस तरह से करते हैं, वीडियोस बना के भी यरगमाल करते हैं पूरे पूरे जजों को, सबको। तो गली महलों में ऐसे लोगों का, वेले मांडों का, रिटायर लोगों का, बाबों का, इनका इस्तेमाल भी ये एजेंसीज जासूसी के लिए यार गली महल्ले में करती है। ये बड़े जो आपको नजर आते हैं ना मजहबी लिबादा ओढ़ के, नेक से, बड़े शरीफ से, मासूम, वो अंदर से इतने घनौने शैतान है कि आप सोच नहीं सकते। उनसे खास तौर पे बचा करें, उनसे ज्यादा बचें। बड़ा तेज और बड़ा आउटस्पोकन और बड़ा अंदर बाहर का साफ आपको जो बंदा को मेरे जैसा नजर है, वो बड़ा बेजरर होता है। आज एक मैं आपको बड़ा टिप दे रहा हूँ, मजहबी लिबादा ओढ़े रहे, बड़े मीसने, बड़े मजहब का जी आइए सलाम अलैकुम जी, आए जी मस्जिद में फलाना, बड़े गलीज लोग हैं, बड़े गंदे लोग हैं। तो ये थे हम सस्ती शोहरत, मुफ्त का माल और मैन पावर हैं ये गलीज अफराद के मजहबी धंधे। अच्छा, ये तो मैंने पढ़ दी पूरी, ठीक है। अब ये आगे पढ़ते हैं इसके साथ यार रबगिरी। रबगिरी हर तरफ लूट मार है, फौज दरिया ब्यूरोक्रेसी आखिरी दर्जे की बद किरदार है, हर चौकीदार चोर गद्दार है, फिर भी रब महवे ख्वाब है, ये रबगिरी समझ से बाहर है। हर ईमानदार का खाना खराब है, लुट रही इज्जत जान माल है, हर तरफ जुल्म सितम का बाजार है, तमाम अवाम भी बेईमान है, फिर भी रब महवे ख्वाब है, ये रबगिरी समझ से बाहर है। ताकत के नशे में चूर सब, नकाबले एहतसाब व पकड़ हैं अब, लुटेरे चोर डाकू लफंगे लुच्चे अब तो हैं सिर्फ यही उच्चे, लुटेरे चोर डाकू लफंगे लुच्चे अब तो हैं सिर्फ यही उच्चे, फिर भी रब महवे ख्वाब है, ये रबगिरी समझ से बाहर है। किस्सा मुख्तसर अजहर ये है कि पूरी कौम मुस्तहके अजाब है, हर जुर्म जुल्म हद से गुजर चुका, हर बंदा अजीम तबाह बर्बाद है, फिर भी रब महवे ख्वाब है, ये रबगिरी समझ से बाहर है, ये रबगिरी समझ से बाहर है, ये रबगिरी समझ से बाहर है। अच्छा, आगे साथ ही आ गई, ये भी पढ़ देते हैं क्योंकि ये वो आज जो मैं जिस टॉपिक की पढ़ रहा हूँ, इनकलाबी और शीशा दिखाने वाली,
नापाक फौज के नाम से ये पोएम है 130 नंबर पे। पाक फौज है ये नापाक फौज। एक्चुअली पाक फौज तो एब्रीविएशन ऑफ पाकिस्तान, पाक का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं ना, लेकिन वो बाज़ जाहिल लोग उसको समझते हैं कि ये हमारी फ़ौज पाक फ़ौज, तो वो पाकिस्तान का मुख्तसर है पाक। तो मैं भी उसी कंटेस्ट में कि जैसे वो समझते हैं तो मैं बता रहा हूँ कि असल में क्या है। पाक फ़ौज है ये नापाक फ़ौज, नापाक फ़ौज है ये गद्दार फ़ौज। लेकिन मैं कहाँ इलीगल बात कर रहा हूँ, आर्टिकल 6 आइन का हिस्सा है ना, उसको आप तोड़ते हैं और गद्दारी करते हैं तो गद्दार है ना, तो सच बोलने में तो पाबंदियां ना लगाओ। पाक फौज है ये नापाक फौज, नापाक फौज है ये गद्दार फौज, है ये मंशियात फरोश गद्दार फौज, है ये वतन फरोश गद्दार फौज। बेचकर कश्मीर देखो बेशरम कैसे अकड़ती है ये नापाक गद्दार फौज। खा गई सारी जमीन अस खुद, जो थी इसकी जेरे हिफाजत, है ये ऐसी चोट डाकू मकार फौज। कब्जा ग्रुप जालिम लुटेरी फौज, लूट कर मालिक की इज्जत जान माल, हो रही है मुल्क से फरार ये फौज, लेने हैं तुमसे सारे हिसाब, हो रही है ये कौम अब बेदार। सुन लो कौम के मुजरमों गद्दारों, आता है योम हिसाब एक रोज, क्योंकि अगर ना हुआ तेरा एहतसाब तो अल्लाह कहलाएगा जालिम बोध। पाक फौज है ये नापाक फौज, नापाक फौज है ये गद्दार फौज। अच्छा, ये आगे साथ ही आ गई एक शेर एक कहानी। ऊपर मैंने इस शेर के ये एक शेर की ही पोइम कह लें, एक शेर एक कहानी का मैंने एक नया एक ट्रेंड दिया, एक शेर एक कहानी। फौज ने जल्जलों, कुदरती आफात और कोरोना जैसी आफत के मौका पर भी हमेशा लूट मार की, जबकि अवाम मदद के लिए पैसे देती रही, या गैर मुल्की अदारे भी देते रहे, मुल्क भी देते रहे, ये फौज खाती रही। अब तो उसके सबूत आ चुके हैं, कितने अरबों के खरबों के जो है इन्होंने ये कोरोना में लूटे, उसके भी सबूत आए, सारे आए हैं। तो जो बोलता है तो उसका क्या हाल करते हैं, मैंने भी दिए सबूत, आपको पता है। फौज की इस बद किरदारी, बेहिसी और लूट मार पर 7 जून 2021 को कहा गया शेर भी शामिल किया जा रहा है इसमें किताब में। क्या कोई अंदाजा कर सकता है पाक फौज के जोरे बाजू का, क्या कोई अंदाजा कर सकता है पाक फौज के जोरे बाजू का, लाशों के कफन भी चुरा कर बदल लेते हैं ये तकदीरें। जी, क्या कोई अंदाजा कर सकता है पाक फौज के जोरे बाजू का, लाशों के कफन भी चुरा कर बदल लेते हैं ये तकदीरें। अच्छा, एक और भी इसी तरह शेर एक कहानी। GHQ चुके हर गैर कानूनी गैर आईनी कामों का सरगना है, जराइम की मां है, लिहाजा चीनी और खाद की लूटमार पर 17 नवंबर 2021 को लिखा गया शेर भी लिखा जा रहा है, जिसे हमेशा की तरह सोशल मीडिया पर उसी तरह जारी कर दिया था, तो फिर बाद में किताब में शामिल किया, और अब ये आपको भी सुना देते हैं 134 पे। एक शेर एक कहानी। चीनी में खरबों की दिहाड़ियां लगाने वाली फौज ने खाद भी ना छोड़ी, चीनी में खरबों की दिहाड़ियां लगाने वाली फौज ने खाद भी ना छोड़ी, देखा मैंने हमेशा लुटेरों चोरों डाकुओं फरोनों के आगे बेबस खुदा। और चौकीदारों, बार्डर की चौकीदारी ते तुहानू दलियो तनख्वाहदार नौकर रखा है, तुम पूरे मुल्क की ज़राअत पे कब्जा करके खाद को कैसे हज़ारों रुपए की बोरियां ब्लैकमेल करके तुम किसानों की इज्जत जान माल भी लूट रहे हो, और अब गैर कानूनी गैर आईनी सीधी सजाए मौत है। CM PM गैर कानूनी बिठा के, सुप्रीम कोर्ट भी फैसला दे चुकी है, मैं भी FIA में इन पे पर्चे की दरखास्तें दाखिल कर चुका हूँ। एक पर्चे की दरखास्त मैंने दाखिल की है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर वगैरह पे जो ये इलीगल ये बैठे हैं और इन पर गद्दारी का मुकदमा करें, FIA की पतलूनें ढीली हुई हैं। और दूसरा मैंने पर्चा दर्ज करने के लिए दिया है कि सदर पाकिस्तान के दस्तखत जाली किए मिलिट्री सेक्रेटरी या सेक्रेटरी टू CM इन लोगों ने मिलकर। तो आप देखें ये सरकारी नौकर कितने बड़े जालसाज फ्रॉडी हैं। अब तो साबित हो गया ना दुनिया को, जो मैं बातें करता हूँ मेरे जैसे के साथ तो ये अफसर जालसाजी करके बर्बाद कर ही रहे हैं ना, झूठी रिपोर्टें और जालसाजियां। ये प्रेसिडेंट सिविल प्रेसिडेंट और पाकिस्तान भी बन गया ना, सिविलियन ब्लडी सिविलियन। तो कहते हैं साइन करे, वो कहता है मैंने गलत, कितना बड़ा गलत काम नहीं करना, तो उसके जाली साइन करके आईनी भी बिल कानूनी बना देते हैं। तो यार इन पे अगर अल्लाह का अजाब नहीं आता, जैसे मैंने पिछले प्रोग्राम में कहा है, जो असल खुदा असल मालिक है वो अजाब नहीं लाता, तो देखें ये साबित हो जाएगा, फिर ये सबूत हो जाएगा कि हज़ारों साल से वो फ़िरौनों और यजीदों की सक्सेस जो हो रही है, और जो नबी अपने आप को अल्लाह का डायरेक्ट तल्लक वाला कहते थे, बातचीत करने वाला या एक जिब्राइल नामी करैक्टर के जरिए बात करने वाला क्रिएट किया हुआ था, उनकी भी तबाही हुई ना, बर्बादी हुई। तो आज तक मुझ तक जिसने भी इनके खिलाफ आवाज उठाई, अभी देख लें ये जेलें नहीं भरी हुई इन लोगों के खिलाफ जिन्होंने 9 मई को असल दरिंदों के खिलाफ आवाज उठाई।
मासूम बच्चे बच्चियां पकड़ के दे दी, उनकी इज्जतें लूट ली, ठीक, उनको नंगे किए, क्या कुछ नहीं किया। अभी मुझे को बता रहा था कि इमरान खान को पता नहीं कैसे कैसे नंगा करके, कैसे कैसे पोज बना के, काले भूत जंग सपाई चढ़ा के उसके ऊपर, और कैसी कैसी वीडियो बना के रख ली है उसकी। तो ये मतलब है कि, और खान साहब भी आपको बताते रहे, जब उनकी बच्चियों के साथ और बच्चों के साथ और वर्करों के साथ जब उनको नंगा किया जाता था, और जो जो नंगे हुए डॉक्टर शहबाज से लेकर, वो बुजुर्ग हैं एक, इस वक्त नाम नहीं ज़हन में आ रहा, तो वो उन्होंने भी आके बताया उनके साथ क्या किया, उनकी फैमिली के साथ क्या किया है, उनकी बीवी के साथ वीडियो बना के कैसे वो जो है वायरल की। ये कितने कंजर गलीज है ये एजेंसियां हमारी, इस काम के लिए सारा पैसा और बजट ले रही है, तभी तो दहशत गर्दी नहीं रुकती कि 24 करोड़ आवाम की सर्विलेंस करो, तो उन्होंने जनाब है माओ बहनों बीवी बेटियों की जो है वीडियोस बनाओ और ऐसे काम करो, और मतलब गंदे गलीज लोग हैं। तो अजाब इलाही नहीं आता तो फिर क्या फतवा देना पड़ेगा? यही देना पड़ेगा ना कि खुदा ने आज़ाद सबको छोड़ दिया ताकतें और पावर्स दे के, और उसने कोई इंटरफेरेंस नहीं करनी। ये दुआ का कंसेप्ट तो खैर साबित और कर दिया ना मैंने अपने कई प्रोग्राम्स में कि ये तो है ही नहीं ना वो गॉडिज्म किताब में, लेकिन ये कंसेप्ट कि वो बहरहाल कभी कभी कोई एक्शन भी करता है, वो देखना है मुझे कि अभी चंद दिनों में करता है कि नहीं करता, वरना फिर ये भी फतवा फाइनल करेंगे। अच्छा, अब ये सख्त बातें बहुत हो गई, तो ये सामने एक आ गई गज़ल, क़यामत आंखें, तो थोड़ा लाइट भी हो जाते हैं आपको, मतलब है कि थोड़ा सा आपको लाइट भी कर देते हैं। तो ये एक गज़ल है, जब भी देखता हूँ आंखें तेरी, बढ़ जाती है दिल की धड़कन मेरी, ए खुदा नज़र ना लग जाए उसे मेरी, कसम खुदा की हैं क़यामत आंखें तेरी, कहीं तो तू ही जन्नत की हुरैन तो नहीं, कहीं तू ही जन्नत की हुरैन तो नहीं, आ गई ज़मीं पर या मैं जन्नत में तो नहीं, डूब जाने को जी चाहता है मेरा, तेरी ये आंखें कहीं समुंदर तो नहीं, हाय जालिम कर ले बंद आंखें ना कर जख्मी, कहीं कातिल ना बन जाए आंखें तेरी, जब भी देखता हूँ आंखें तेरी, बढ़ जाती है दिल की धड़कन मेरी। अच्छा, यहाँ ना मैंने एक छोटा सा नोट दिया है, कारीन आमतौर पर शायरी में कुछ अल्फाज को तब्दील कर दिया जाता है, मसलन मेरा को मेरा, तेरा को तरा, तेरे अलिफ, तेरी को तेरी, मेरी को मेरी, मरी। अच्छा, ताहम मैंने कोशिश की है कि असल लफ्ज़ से ही खूबसूरती पैदा हो जाए। तो यहाँ पे मैं ये बाकी फिर कभी एक पूरी बुक पर करेंगे, लेकिन मैं एक और शामिल कर दूँ आपके उसके लिए। ये एक मुझे इमरान तेरा खाना ख़राब भी नज़र आ गई है, लास्ट में ये करते हैं। इससे पहले एक थी बड़ी इंटरेस्ट, बड़ा आपको मज़ा आएगा शायद सुनकर, छोटी सी है 4 उसकी, और ये जी कहाँ थी स्वर्ग नर्क सफ़ा नंबर 100, पेज 100 पे आइए। स्वर्ग नर्क मालिक ने किया फैसला बनाने का दुनिया, बनाया एक मिट्टी का पुतला, किया ज़ाफ़ा नया, फेंका फिर उसे जन्नत से ज़मीं पर, की पैदा एक मुसीबत फिर पसली से, निकलवाया जिसने बहका कर स्वर्ग से, आ गई फिर से वह पहुंचाने नर्क में, लगा नाम बेचारे शैतान का, है किया धरा सारा भगवान का। तो ये एक थी। तो आखिर में मैंने अभी क्या कहा था, शामिल कर दूं? हाँ, इमरान तेरा खाना ख़राब के नुआन से तब दी थी जब ये वज़ीर आज़म था, और जब वो हालात पैदा हो गए थे, महंगाई एकदम बहुत ज़्यादा करके फ़ौज ने इससे बड़ा गलत स्टेप उठवाए और बड़ी गलत ज़बरदस्ती गन पॉइंट पे महंगाई करवाई, तो पब्लिक में ना लोग ये हालत हो गई थी। इसके अपने लीडर आप शेख रशीद क्या कहता है कि अगर हमारी हुकूमत जिस दिन कहीं इमरान की ना जाती तो हमें तो हलकों में मार पड़ रही थी, जा ही नहीं पाते थे। तो इसके साथ ये अच्छा हुआ, ये एक लिहाज से अच्छा हुआ कि इसकी क्रेडिबिलिटी और पार्टी बच गई है। ये मैंने ऊपर लिखा भी है, मौजूदा हालात में अवाम के जज्बात की तर्जमानी पर मबनी डॉक्टर मियाँ मोहम्मद अजहर की पंजाबी मज़ाहिया नज़म, इस नज़म में सिर्फ वही फ़िक्रे इस्तेमाल किए गए हैं जो अवाम के एक बड़े हल्के, और सोशल मीडिया पर जो कुछ लिखा जा रहा है इससे शायर का मुत्तफ़िक होना ज़रूरी नहीं।
तो वो जो सोशल मीडिया पर जो तूफान मचा हुआ था ना इमरान खान के और उसकी गवर्नमेंट के ख़िलाफ़, तो ये पहला शेर इस तरह से है कि एक पीटीआई का जो नौजवान वर्कर है, उसका अक्का पक्का बाप, वो यूथिया कहते हैं शायद पीटीआई के वर्कर को, तो पटवारी कहते हैं नून लीग के वर्कर को, जियाला कहते हैं शायद पीपल पार्टी के वर्कर को। तो वो मेरा ख्याल है कि पटवारी जो है ना, वो अपने बेटे यूथिए को ना बड़े गुस्से में कह रहे हैं, वे खोते दे पुत्रा सौदा मुक्का पिया, बज के जा आटा लिया सारा घर मरदा पिया, चीनी तो भी रुल गए हो गया मज़ा खराब, कर दिता तू बेड़ा गर्क इमरान तेरा खाना खराब, बड़े बड़े हराम दे कंजर कर नाए हुकूमत, पर तू ऐसा कीता कमाल, कर गया सब दा खाना खराब, वे तेरा बेड़ा गर्क होवे ते होवे तू पूरा बर्बाद, तेरा कख ना रवे ते आए तेरे चमचियां ते भी अजाब, हकूमत तेरी विच रोटी टुक्कर तो भी तरस गए माड़े, भुल गए उस चोर नू भी जेड़ा कफन नाल ठोकदा सी किला, जा वे झूठिया तू ते झूठा ही सी ते झूठा ही रह गया, तू ते मरन तो पहले सारियां नू लक्कों ही लै गया। तो ये एक मैंने जो कुछ सोशल मीडिया पे चल रहा था इमरान खान के खिलाफ उन दिनों, हुकूमत ख़त्म जब उसकी की गई, पीडीएम को लाया गया, तो उससे आखिरी दिनों में जो कुछ उसके साथ हो रही थी, तो मैंने वो उस वक्त ये लिखा था। तो अब ये एक और सामने आ गई, तो इनलाइटेंड माहौल करें, एक ज़रा हल्का फुल्का माहौल करें, तो ये सिर्फ तुम मेरे सामने आ गई, तो मैं आपके लिए ये भी पढ़ देता हूँ। सिर्फ तुम हसीनाओं के झुरमट में क्यों सिर्फ तुम, सबको छोड़कर आए मुझे क्यों पसंद सिर्फ तुम, जब तुम रूठो फिर भी क्यों नज़र आओ सिर्फ तुम, जब करो बेरुखी फिर भी क्यों नज़र आओ सिर्फ तुम, मेरे ख्यालों में मेरी सोचों में सिर्फ तुम, मेरे दिल में और मेरे दिमाग में सिर्फ तुम, करे जब मुल्ला तारीफ़े हूर नज़र आओ तब भी मुझे सिर्फ तुम, तब भी सिर्फ तुम, हुई मालूम हकीकत जब प्यार की नज़र आओ फिर भी सिर्फ तुम, ये क्या जादू है कि सुबह आंख खुलने से पहले भी सिर्फ तुम, ये क्या माजरा है कि रात आंख बंद होने तक भी सिर्फ तुम, पूछे जब कोई हाल मेरा तब भी नज़र आओ सिर्फ तुम, चांद की चांदनी देखूं तो नज़र आओ उसमें भी सिर्फ तुम, ये होता क्या है, ये होता क्या, ये होता है क्या, ये होता है क्या कि किसी का भी नाम लूं पर हो लब पर सिर्फ तुम, देखा किसी ने क्या ये मोहब्बत का मुकाम, देखा किसी ने क्या ये मोहब्बत का मुकाम कि हर तरफ सिर्फ तुम, फूल भी तुम खुशबू भी तुम हवा भी तुम हो सिर्फ तुम, देवी भी तुम परी भी तुम मलका हुस्न भी सिर्फ तुम, दुआ है मेरी कि मोहब्बत में किसी पर आए ना ये मुकाम, दुआ है मेरी कि मोहब्बत में किसी पर आए ना ये मुकाम, करना कुछ भी चाहे मगर हो हर तरफ सिर्फ तुम ही तुम, तसव्वुर में भी तुम आरजू में भी तुम बस सिर्फ तुम, खुशी में भी तुम गम में भी तुम नशा भी सिर्फ तुम, ये क्या माजरा है कि नजर आते हो हर सू सिर्फ तुम ही तुम, क्या मैं हूं पागल या हो हुस्न की देवी सिर्फ तुम। तो ये आपके लिए देखें कितना हो गया 40। अच्छा ये ना अब आखिर में मैं ये एक और किताब आ गया, एक और किताब आ गया, ये एंड पे मैं दे ही दूँ। इसका उन्वान रखा था खात्मा मज़ाहब, जिसकी मंजिल ये जो जाली फ्रॉड मज़ाहब के धंधे हो रहे हैं, ये इस कॉन्टेस्ट में बात कर रहे हैं, मज़ाहब के जाली धंधे। और मज़ाहब एक बिज़नेस है ज़ाहिर है, और एक जिसकी मंजिल खुदा हो वो तूफ़ानों से क्यों डरे, जिसकी मंजिल खुदा हो वो तूफ़ानों से क्यों डरे, जाओ तूफ़ानों से कह दो अब मिल गया साहिल मुझे, जाओ तूफ़ानों से कह दो अब मिल गया साहिल मुझे, चुन लिया मालिक ने करने ख़त्म धंधे मज़ाहब के, चुन लिया मालिक ने करने ख़त्म धंधे मज़ाहब के, होंगे अब इल्ज़ाम ख़त्म, होंगे अब ख़त्म इल्ज़ाम लगे जो आज तक मालिक पे। अच्छा जब ये शेर ये किताब जब मैंने लिखा तब तक मेरे ज़हन में वजूद भी नहीं था गॉडिज़म बुक,
और मज़हब पर बुक लिखने का। ये तो 2020 की बात है ना जब ये बुक आई, तो वो मेरा ख्याल है 2022 में सारा एक उतरी दिमाग में, और वो सारे सवालात लिखे मैंने पहले, बड़े बड़े आलमों को, सबको, तमाम मज़ाहब के तमाम आलमों को पुकारा। तो ये बुक आपको मेरा ख्याल godism.com पे जाए ना आप, तो वो पहले गॉडिज़म बुक उस पर डाउनलोड होती है, लेकिन उस लिंक को आप पूरा खोलें, क्लिक करेंगे तो वहाँ पे कुछ और भी पड़ी है बुक, ये बुक भी पड़ी है, वहीं से आपको ये भी बुक फ्री मिल जाएगी। मज़ीद एक आध और लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ जाएंगे तो पूरी ये गालबन www.files.fm/sharpai-news, बहरहाल मैं डिस्क्रिप्शन में ये दे दूँगा। तो नाज़रीन, आखिर में मैं एक बात ये बता दूं कि जो बातचीत प्रोग्राम मैंने ये संडे को 24 दिसंबर 2022 की रात, बल्कि वो पूरे 8 बजे नहीं अपलोड हो सका था, काफ़ी लेट हुआ था। तो अच्छा, वो उसमें मैंने कुछ बातें की, मैं आपको पता पढ़े बगैर, को लिखे बगैर, नोट्स लिखे बगैर, मेरे माइंड में जब वो आता है टॉपिक तो मैं वो शुरू हो जाता हूँ, तो वो फिर वो बात से बात निकलती रहती है, मैं लिख के नहीं मैं करता या पॉइंट सोच के, तो वो बहुत सारी बातें अधूरी हो जाती हैं, बाज़ का स्याको सबाक नहीं रहता, तो लोग कहते हैं पता नहीं ये किस कंटेस्ट में बात कर गए, तो ये किस कंटेस्ट में कर गए। तो वो मेरा ख्याल है बातचीत का जब किस्त 10 आएगी, 10 नंबर, उसमें मैं ये 31 दिसंबर 2022 को रात 8 बजे संडे को, उसमें मैं कुछ 9 नंबर किस्त के हवाले से कुछ क्लैरिटीज़ करूँगा। और तो अब मैं इजाज़त चाहता हूँ आपसे। अल्लाह, ईश्वर, गॉड, भगवान, खुदा, रब, जिस भी ज़बान में मालिक को याद करें, पुकारें, वही एक फ़ाइनल अथॉरिटी है, वही एक फाइनल, वही क्रिएटर है, वही इस दुनिया का मालिक है, वही फाइनल अथॉरिटी है, और उसी ने ये सब कुछ बना रखा है, और उसी ने इंसानों को, मुख्तलिफ इंसानों को मुख्तलिफ ताकतें दे रखी हैं, और उसी ने ये इख्तियार दे रखा है कि इसका मिसयूज़ कर ले, और इंसानों को इतना शऊर दे रखा है कि उसके लिए सिस्टम बनाए। देखिए, इंसान ने इजाद किया ना, कोई किसी मजहबी किताब में तो नहीं आया ये जो आज मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, ये वीडियो बनाना, ये इंटरनेट की इजाद, टेलीफोन की इजाद, जहाज़ों में उड़ना, ये कोई अल्लाह ने तो नहीं लिखवाए हैं। जिन्हें किताबा च है ही कुछ नहीं, कहते हैं जी वो अल्लाह ने लिखवा दी, और जिससे दुनिया चल रही है, हर बंदे का रोज़गार चल रहा है। हमें शर्म ही नहीं आते उनको गालियाँ निकालते हुए कि जी तो काफर है, वो तो जन्मी है, शर्म ही नहीं आती है। उन्हीं का खा रहे हैं। छड़ दो ना, और मौलवियों छड़ दो सारा कुछ, ना मोबाइल नूं हथ लाओ, ना गड्डियां नूं, ना खोते ते बैठो, जिवें तुहाडे नबी जाते सन खोते ते, या कोई अफोर्ड करता सी ते ऊँट आ जाता सी, वहाँ अरबों में कोई ऊँट ही अरब में होते थे, या गधे गुदे होते थे, कुछ घोड़े भी होते थे। तो वो मतलब बैठो ना खोते थे, मौलवियों गालां कढ़ दो तुसी जी, वो कुफार हैं, वो फलां हैं, तो फौज कहती है बंद कर दो सोशल मीडिया है, और इस्तेमाल सारा उन्हीं का, हर चीज़ का, उसी से ही कमाई है, उसी से रिस्क है, रिस्क वो दे रहा है आपको, काफर की इजादात, और वो काफर के दिमाग में दुनिया के मालिक ने डाली, जिसे आप काफर कह रहे हैं, जिसे जहन्नमी कह रहे हैं। तो जहन्नमी आप हैं कि वो हैं? मेरी आवाज़ बंद कर दी। पिछले प्रोग्राम में मैंने एक बात की कि अल्लाह नहीं मदद कर रहा, वो अमेरिका कर रहा है। वो असल में बहुत, मैंने बताया तेज़ी में मैं बात कर, मेरे कहने का मकसद था कि मैं भी ये सोशल मीडिया जो अमेरिका का बनाया हुआ है, उसी से ही थोड़ा बहुत एक सांस तो आप तक पहुँचा रहा हूँ ना, कोई बात छोटी मोटी पहुँचा रहा हूँ। मेरा तो बैन कर दिया, मुझे तो ब्लैक लिस्ट कर दिया, मेरे अखबार, न्यूज़ एजेंसी, टीवी चैनल, अमेरिका में छपने वाले अखबार और सारा कुछ छीन लिया। मैंने पिछले प्रोग्राम में एक बात की थी कि प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका इस बात को चेक करे। मैं तब अमेरिका में मौजूद था और 2 अखबार निकाल रहा था, एक इंग्लिश द ईस्ट, उर्दू मशरिक, वहाँ शाया कर रहा था। अमेरिका मौजूद था जब व्हाइट हाउस से लेटर जाता है, बुश भेजता है मुशर्रफ को प्रेसिडेंट हाउस में कि इसको टेक्निकली वापस बुला के हम नहीं भेज सकते क्योंकि ये लीगली कर रहा है सब कुछ, और इसको बैन करो और बंद करो। और फौज ने कहा असी तो आप यदि तबाही कर रहे हैं, उसे अमेरिका तो पहले असी ये मुकदमे दर्ज कर, और इसके पीछे हम पड़े हुए हैं फौज के, तो ये तो उल्टा आपके यहाँ वहाँ जाके बैठ गया। तो
वो यो तो ये उसी चक्कर में मेरे छोटे भाई मरहूम नाज़िम अमीन को पहले एजेंसी हरासा करती रही, उसके पीछे गाड़ियां लग रही हैं, वो भाग रहा है, पहले इसको इतना डराया खौफजदा किया, फिर उसको पकड़ा गया और फिर वो मिर्ज़ा फरहान बेग नामी दरिंदे ने उसको पकड़ के बालों से पकड़ के टेबल पे मारा। मेरा एक दोस्त बचपन का उसके साथ था, वो भी साथ था, उसको भी गालियां दी। उसको कहता लेके आओ, बुलाओ भाई को, पाकिस्तान बुलाओ। और कंजरियां मामा दे हरामी पुत्रो और दलियो, कितने बड़े बड़े क्रिमिनल्स बाहर भागे गए हैं। नवाज शरीफ 4 साल नहीं रहा, उसकी हाल इतने नहीं सी, फड़ के लम्मिया पांदे आ जाता। वो बात है कि हम आम के नंगे हैं सारे आपस में। जरनैल हसे ने ना, फड़ो उन्होंने हाल 300 कलब डॉलर फड़ लैके फसे ने ना, ISI वाले दले रड्डियां दियां लादो हराम दो, फड़ो ना इन्हों मेरे मासूम भाई को। हैं ही वॉज 22 ईयर्स ओल्ड। ठीक, बचपन से उसको मैंने जो है ना बाप बन के पाला। माई फादर डाइड इन कोई 40 ईयर्स की एज में। ठीक, वो गेजेटेड ऑफिसर थे 18 ग्रेड के। ही वॉज मैनेजर नेशनल बैंक शादमान ब्रांच है। 40 के हो गए, मैं 17 का था। वो बच्चा बेचारा मुझसे 10 साल छोटा था। ठीक है, वो 4वीं-5वीं में था शायद। तो मैंने एक बाप बन के उसे पाला। तो वो ग्रेजुएशन तक गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में रहा। बड़े बड़े अच्छे उसके CSP दोस्त हैं, बड़े बड़े अच्छे बड़े अहम लोगों के साथ वो बच्चे पढ़े। मास्टर्स उसने किया पंजाब यूनिवर्सिटी से। ठीक है, अभी ड्यूरिंग वो इंटर के पेपर ही दिए थे, पास ही हुआ था। तो मैंने, मेरा हाथ पड़ा तो मैंने भी उसको एम्प्लॉय बैंक में करवा दिया। ठीक, और जो ही उसने ग्रेजुएशन की तो वो गेजेटेड ऑफिसर हो गया। ठीक, फिर वो अपना उसकी डेथ से कुछ माह पहले प्रेसिडेंट था अली रज़ा, उसको मैंने फ़ोन बुलाया, वो अलाउड की, क्योंकि उसको दौरे बहुत पड़ रहे थे छोटे भाई को। हम ख़त्म हो गए, हमें फौज ने नहीं मार देना है, हमें ख़त्म कर देना है। तो वालदा वाइफ फैमिली सारी उसको समझाती, वो कहता नहीं बस हमारी कहानी ख़त्म होगी। मुझे जो दिखाया गया, कहता था भाईजान अमेरिका थे तो मैं तो भागा ना पाकिस्तान जब उसकी हालत खैर हो गई। तो महीना हॉस्पिटल रहा, साइकोसिस डिक्लेयर हो गया, उसको काली चीज़ें नज़र आने लग गई। तो वो पता लगा जी वो पुलिस वर्दी, साइकोलॉजिस्ट ने कहा कि वो पुलिस की वर्दी जो इन्होंने उस वक्त काली वर्दी थी इनकी, तो इन्होंने मारा जब बाल से पकड़ के। तो प्रेसिडेंट से मैंने उसकी बात कराई। मैं कहा देख बच्चे, तो छोटा सा अफसर है, ये प्रेसिडेंट बैंक का क्या कह रहा है। वो कहता नाज़िम देखो, ये उसकी डेथ से 1 दिन पहले की या 2-3 दिन पहले की बात है, ये शायद उसी दिन सुबह नहीं, 1-2 दिन बहरहाल। कहता है कि प्रेसिडेंट कहता है नाज़िम आपकी यही ख्वाहिश है ना, मैं न्यूयॉर्क का मैनेजर लगा दूं आपको, आप बाहर चले जाओ। तो मैं आपको ना सितंबर में जो लिस्ट हो रही है उसमें OG1 कर रहा हूँ। OG1 इज ग्रेड 18, तो उसका आप लिस्ट में मैंने नाम डाल दिया। डोंट वरी, मैं उसमें आपको डाल रहा हूँ, आप अपने आप को कायम करो, ज़हन को दुरुस्त करो। ये प्रेसिडेंट फ़ोन पे बात कर रहा है, अली रज़ा नेशनल बैंक का प्रेसिडेंट। मेरी अच्छी खासी उससे दोस्ती हो गई थी। अमेरिका जब मैं अखबार निकाल रहा था उसने इश्तिहार भी नेशनल बैंक के बहुत दिए। तो अपना, लेकिन उसके अल्फाज क्या, जो ही फ़ोन बंद हुआ तो नाज़िम की मुझे याद है स्टाइल आज भी मरहूम नाज़िम अमीन का, कहता है ऐसे स्माइल की, भाईजान ऐसे ना भाईजान, ये मुझे बस आसरा दे रहा है। इसने नहीं मेरे खिलाफ इंक्वायरी मार्क की, सदर पाकिस्तान जनरल मुशर्रफ ने इसको मार्क की कि अजहर अमीन के दफातर में उसके अकाउंट्स को तो ये चेक नहीं करता, गवर्नमेंट एम्प्लॉई होके करता चेक, तो वो प्रेसिडेंट ने इंक्वायरी मार्क की इसको। प्रेसिडेंट जनरल मुशर्रफ ने, आर्मी चीफ भी था, उस दल्ले ने इस बच्चे की इंक्वायरी मार्क करा दी। वो अगर मेरे दफ्तर में आके मेरा भाई छोटा अकाउंटेंट्स को वाच कर लेता है, वो बैंकर है, तो क्या जुर्म कर लेता है, वो कोई मुलाजिम थोड़ी है, तनख्वाह थोड़ी ले रहा है मुझसे प्राइवेट सेटअप से, जबकि प्राइवेट तनख्वाहें ले रहे हैं बेशुमार सरकारी मुलाजिम, पर वो ISI के दल्ले हैं, IB के दल्ले हैं, उनको कोई नहीं टच करता। मैं अब नाम नहीं लूंगा, मेरे तलक भी हैं कईयों से, बेशुमार लोग सरकारी मुलाजिम करते चले आ रहे हैं, बड़े बड़े नाम हैं, कॉलमिस्ट है, को कुछ है। उस बेचारे को मारा, उसकी इंक्वायरी ऑन दी रिकॉर्ड लगी, और अबरार था डिप्टी प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान। वो लाहौर आया, उसने जब इंक्वायरी की तो हॉस्पिटल से उठा के नाज़िम को लाए, सूख कर वो कांटा बन चुका था, ऐसे कांप रहा था। तो अबरार ने कहा कि प्रेसिडेंट साहब ने भी कहा, मैंने भी कहा, हम स्टैंड लेंगे, हम इसे डिसमिस नहीं करेंगे, जो चाह रहा है सदर पाकिस्तान जनरल मुशर्रफ और जर्नैल जो हमें दंडा दे रहे हैं। उसको बैंक के कई अफसरों ने बड़ा हरासा किया। एक जोनल हेड था गालबन मुस्तनीर हैदर क्या था, उस दल्ले ने थप्पड़ नहीं मारे सिर्फ भाई छोटे को बुला के, अफसरों को दिखाने के लिए, सस्पेंड भी शायद एक आध दफा किया। तो ये जराइम पेशा जो फौज है, मुझे बताएं उस बच्चे के साथ जो कुछ उन्होंने कर दी बद किरदारों ने, मैं वो सब कुछ छोड़ के पाकिस्तान भागा। ठीक है, और मैं ये मेरे अजीज़ों कारब मेरे साथ थे जब मैं उस वक्त थाना मुजाम जाके पूरे थाने को मैंने कहता हूँ मैंने गाली गलोच की कि बाहर आओ SHO तेरी माँ दी आ गया मैं, की बुला के मेरा बिगाड़ना सी तो करना सी। तो पूरा थाना पीछे खिड़की से भाग गया था उस दिन थाना। ठीक, इतने ज़्यादा ये परेशान थे और हैरान थे कि मैं वापस भी आया हूँ। खुदा की कसम, मेरा स्टर्ट मैल्टजर वहाँ पे मेरा लीगल एडवाइज़र थे, पूरा लॉ चैम्बर था अंग्रेज़ों का, और मेरे करीबी दोस्त मिन्नतें करते रहे कि ये दरख्वास्त एक जमा करा दे
अभी ना वापस जा, हम तेरा पासपोर्ट जारी करते हैं। मैं कहा यार मुझे 2002 में जब नैन्सी पॉल सफीर ने बुला के कहा 6 अमरीकी पासपोर्ट आपको देते हैं, इतने करोड़ रुपया देते हैं, लीगल नोटिस वापस लो, मैंने कहा मैं फ्री वापस ले लेता हूं, ताड़े पासपोर्ट की लोड़ नहीं। गलती की। मैं अपने पिछले प्रोग्राम में अमेरिका से सॉरी किया है। क्या है, मैं भी उस बहकावे में आ गया कि फौज अंदरों थोड़े को अमरीका को डॉलर खाती है और कोई और ना फायदा उठाए, असल ताकत का पता ना लगे, और ये जो है करती है लोगों में, अवाम में नफरत फैलाती है फौज। मैंने तो साबित किया ना, मुल्लाओं के जरिए, अपनी मजहबी जमातों के जरिए, जो अमेरिका का यार है, गद्दार है, फलाना, फौज और एजेंसीज ने ये जो फैलाया हुआ है ताकि कोई सिविल, कोई और ये ब्यूरोक्रेट चंद जज और ये फौजी, यही सिर्फ जो है ना उनके साथ अंदर बेलमुल के माल खाते रहे, या उन्हीं के ही दल्ले फौज के साथी अमरीकी एम्बेसियों से माल खाते रहे अंदर जा जाके, एम्बेसी के जरिए और CIA के जरिए। कोई और जो इनका टाउट नहीं बन रहा, या GHQ का या कोई दल्ला नहीं बन रहा, वो ना को अमेरिका से सेट हो जाए। तो अमेरिका ने मेरी बड़ी इज्जत की। मैंने इनके सफीरों के खिलाफ खबरें लगाई, तबाही कर दी इनकी। फिर मैंने लीगल नोटिस दिया तो अमेरिकी सफीर नैन्सी पॉल ने बुला के मुझसे माफ़ी मांगी एम्बेसी वाले में। टेरी कलर वाइट था प्रेस अटाची, इन्होंने माफ़ी मांगी। इन्होंने कहा सर आप पासपोर्ट नहीं लेने 6, तो अब आपको आपके पासपोर्ट जो पाकिस्तान एम्बेसी, वो अमेरिकन एम्बेसी में गया हुआ था, उसका क्या करें। मैं कहा उस पर मल्टीपल वीज़ा लगाओ, क्योंकि प्रेसिडेंट का जो दौरा है UNO में जाना पड़ता है हर साल, तो आपके कब्जे में UNO, वहाँ तो मैं जाऊँगा कवरेज करने। तो उन्होंने मेरा मल्टीपल वीज़ा लगाया बेचारों ने। मैं अमेरिका गया, मैंने लीगल पार्टनर्स बना के वहाँ कंपनी बनाई, 2 अखबार निकाले, उस पर भी मुझे उन्होंने कुछ नहीं कहा। यार हमजादे पाकिस्तानी बगैरत हैं, इन्होंने ही सारी गेम खराब की, और इन्होंने उनको गलत, हमारी फौज और ISI ने मेरे खिलाफ गलत फीड किया। उधर जो CIA में जो गलत लोग बैठे थे, या उनकी डिप्लोमेट्स में जिनको मेरे पे गुस्सा था, उन्होंने भी कोई मेरे वहाँ एक पाकिस्तानी फैमिली है वो क्या झूठी कंप्लेंट दिलवाई एम्बेसी में, और एक तरफा फैसले हुए मेरे खिलाफ। मैंने पिछले प्रोग्राम में भी कहा, व्हाइट हाउस ने भी, CIA ने भी, और इधर पाकिस्तानी GHQ ने भी, और पुलिस अफसरान ने भी, हमेशा एक तरफा। ये कमी आना दल्ला CCPO और लगा हुआ है। ऐसे मैं SSP और CCPO के साथ बैठा हूं कमरे में, रात 9 बजे का वक्त है, वो फोन कर रहे हैं, और कमियाना तू इतनी काली में क्यों है, अजहर अमीन का कल मौकफ सुन के तो ये करना है एप्लीकेशन, इसके खिलाफ कंप्लेंट का फैसला। मैंने उनको दिखाया कि ये मुद्दई के पास जाली स्टाम्प की फोटो कापी है जो मेरे खिलाफ मुद्दई बन रहा है, उससे असल मांगे। असल था ही नहीं, उसने एक फोटो कापी जाली बनाई थी मेरे खिलाफ मुद्दई बनने के लिए, और पुलिस ने बना के दी थी, ISI ने बना के दी थी। तो कमियाने को मैंने रात 9 बजे वहाँ SP के नंबर से, CCPO के घर से निकल के जब कहा, SP ये सिटी था, ये मौजूदा CCPO के फ़ोन पे कहा कि मैं सुबह सब एविडेंस लेके आ रहा हूँ, फाइलें सारी। कहता होने 5 मिनट जा। मैं क्या ऐसे ना करें, मैं अब घर पहुँच गया हूँ और सारा पलंदा और लेके आऊँगा सुबह। इसने रात को FIR दर्ज कर, यही हरकत SP इकबाल टाउन अली क्या नाम था जिसने ये बैरियर और ये वाईफाई और ये मेरे पर डाला, कि मुझे SHO कह रहा है कल 12 बजे टाइम है। मैं कहा मैं कल 12 बजे आऊंगा। इन्होंने रात को 10 बजे FIR दे दी। जो ही SP को पता लगता है ना ये आएगा, तो कहते हैं पूरी एजेंसीज की वर्किंग जो लड़ाई तक हम लेके आए हैं वो तो जाया हो जाएगी। ये आके टेबल पे बैठेगा, गजेगा बजेगा, तो SP कैसे पर्चा दे सकेगा। तो ये जराइम की इंक्वायरी कौन करेगा। मेरी तो बर्बाद कर दी है जिंदगी के कीमती तरीन जवानी के 22-23 साल। हराम जादियो तुसी वाजिबुल कत्ल हो सारे। इसलिए मैं कहता हूं कि उस खुदा पर फिर अगर उसने मुझे वो ताकत ना दी, तुम्हारी पूरी फौज से ज्यादा बड़ी कोई फोर्स ना दी कि मैं तुम लोगों को ठोकूं, तो फिर मैं उसको फाइनल फैसला दूंगा कि वो तो फिर एक फ्राडियों का साथी है। मैं यहां खत्म करता हूं, काफी लंबा हो गया।